में हम आगे बढ़ेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल में मध्य प्रदेश के क्षेत्रों को आगे पढ़ते हुए हम पहाड़गढ़ तक पढ़ चुके थे और अब हम उसके आगे पढ़ेंगे रायगढ़, जो भी ये भी कहाँ है, रायगढ़ भी हमारा मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। तो रायगढ़ से हमें क्या क्या प्राग ऐतिहासिक चित्र प्राप्त हुए, किसने खोज की और कहाँ है। तो ये है कहाँ, तो ये मध्य प्रदेश जनपद में है, मध्य प्रदेश जनपद में है। ठीक है, अगर आपसे पूछता रायगढ़ है कहाँ, तो मध्य प्रदेश में है। और यहाँ कौन कौन से प्राग ऐतिहासिक यानी मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले के अंतर्गत भी छोटी छोटी सी जगहें हैं जहाँ से हमें प्राग ऐतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो वो कौन कौन से हैं, तो वो है हमारा सिंघनपुर, बौतलदा, सिंघनपुर, बौतलदा, कमारगढ़ और क्या है, खैरपुर, ठीक है। ये सब क्या है हमारे, कबरा पहाड़, ये सब प्राग ऐतिहासिक क्षेत्र हैं। यहाँ से प्राग ऐतिहासिक चित्रों के साक्ष्य मिले और खसिया भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये सब हमारे प्राग ऐतिहासिक चित्रों के क्षेत्र हैं जहाँ से हम लोगों ने प्राग ऐतिहासिक चित्र प्राप्त किया। और ये किसके अंतर्गत आते हैं, सिंघनपुर, बौतलदा, कबरा पहाड़, कमारगढ़, खैरपुर और खसिया, ये रायगढ़ के ही अंतर्गत आते हैं, उसी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, रायगढ़ में जो प्राग ऐतिहासिक चित्र मिले हैं सबसे ज़्यादा मिले हैं, यानी यहाँ हमें प्रचुर मात्रा में चित्र प्राप्त हुए प्राग ऐतिहासिक देखा जाए, क्योंकि क्षेत्र ज़्यादा है तो चित्र भी हमें सबसे ज़्यादा प्राप्त होंगे। ठीक है, और ये है कहाँ पर, तो यहाँ पर एक सिंघनपुर गांव भी है, यानी ये किस पहाड़ियों पर है, अगर ऐसे पूछे ये किस पहाड़ियों पर स्थित है, तो यह जो है कबरा पहाड़ी पर स्थित है। आपसे पूछे रायपुर कहाँ पर स्थित है, तो कबरा पहाड़ी, या उल्टा क्वेश्चन बना ले कि कबरा पहाड़ी पर कौन सा क्षेत्र स्थित है, तो रायपुर है। ठीक, या रायपुर किस पहाड़ी पर स्थित है, तो कबरा पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, पहाड़ियाँ होती थी, उन्हीं पे उन्होंने गुफा बनाई, उन्हीं पे उन्होंने निवास किया। और इसी के समीप क्या लगता है, सिंघनपुर गांव, यानी जो पास में है गांव वो कौन सा है, तो सिंघनपुर गांव है। ठीक है, सिंघनपुर गांव पे क्षेत्र यहाँ से जुड़ा हुआ है। और यहाँ सबसे ज़्यादा अगर विषय मिले हैं चित्रों के, तो जो चित्रों का विषय रहा है वो जादू रहा है, जादू टोना के आधार पर। यानी अगर आप चित्रों को देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि जादू टोना की वजह से बनाया गया है। और यही प्रतीक चिन्ह भी थे इनके, प्रतीक चिन्ह जो ये चित्रित करते थे। ठीक है, तो विषयों के रूप में ज़्यादातर जादू टोना के रूप में चित्रों का प्रयोग किया। अब इन चित्रों को किसने प्रकाशित किया है, इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं और यहीं से पढ़ेंगे जनपद के आगे से। अब बात करते हैं कि जो हमारी रायपुर का क्षेत्र है और जो यहाँ पे चित्र प्राप्त हुए हैं, तो इन चित्रों को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का या प्रकाश में कौन लाया है, तो 1931 ईस्वी में इन चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है, 1931 में अमरनाथ दत्त ने इन्हें प्रकाशित किया। 1931 ईस्वी में अमरनाथ दत्त ने प्रकाशित किया। अमरनाथ दत्त ने इन चित्रों को सर्वप्रथम प्रकाशित किया। किस सन में किया, 1931 में किया। अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि रायगढ़ क्षेत्र के चित्रों को किसने प्रकाशित किया है, तो वो अमरनाथ दत्त ने किया था। जब इन्होंने प्रकाशित किया तो इन्हें क्या मिला था, इन्हें यहाँ से दरिया मिली थी।
दरिया मतलब एक जानवर, दरिया मिला, जिससे उन्होंने यहाँ के चित्रों को प्रकाशित किया। और गुफा भी कैसी थी? विशाल गुफा थी, यानी बौतलदा ही क्षेत्र है क्योंकि इसी का है, तो यहीं पर क्या मिला? विशाल गुफा। यहीं से इन्होंने खोज करके चित्रों को प्रकाशित किया और प्रकाशित करने के बाद इन्होंने बताया जिसमें कैसी चीज़ें मिली, छिपकली और जंगली भैंसे का भी अंकन मिला। विषय अगर चित्र में जानवरों का क्या मिला तो छिपकली और क्या बताया? जंगली भैंसे मिली। भैंसे का चित्र मिला, ठीक है। सर्वप्रथम इन्होंने इसी को देखा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। इसके बाद हम चित्रों के मुख्य चित्रों की बात करेंगे, जो यहाँ से मुख्य चित्र प्राप्त हुए हैं। तो मुख्य चित्र क्या क्या है? मुख्य दृश्य या मुख्य चित्र। तो पहला जो दृश्य यहाँ से प्राप्त हुआ है, एक दृश्य मिला है। इस दृश्य में देखिए, एक दृश्य है, एक दृश्य प्राप्त हुआ। तो इस दृश्य में क्या है? एक दृश्य में जंगली भैंसे का शिकार करते हुए, एक दृश्य में जंगली भैंसे का शिकार करते हुए और मानव को भैंसे के चारों ओर दिखाया गया। मानव को भैंसे के चारों ओर दिखाया गया है। दिखाया वो कर क्या रहे हैं? दिखाया गया है। जाहिर सी बात है, उसका शिकार करने के लिए गए होंगे, तभी चारों ओर क्या दिखाया गया? मानव आकृति दिखाई गई है। पालतू पशुओं के सजीव चित्र दिखाए गए हैं, यानी पालतू जो पालते थे, पालतू जानवरों के सजीव चित्र बने। सजीव का मतलब क्या होता है? हाँ, ऐसा लगता है उन दृश्य को जैसे इसमें जीवन है, ये जीवित है, उन दृश्यों को लेते, इसलिए उनको बोल देते हैं सजीव है। जैसे आप मोम की आजकल देख रहे हैं ना, मूर्तियाँ बनाई दी जाती हैं, जैसे अभी आपके मोदी जी की बनी है, सचिन तेंदुलकर की बनी है ना, शाहरुख खान की भी बनी, कई ऐसे हीरो हीरोइन, उनकी एकदम मोम की जो बनाई गई है ना, तो वो लगता है बिल्कुल सजीव है, वो बोलने वाली है। ऐसे दृश्य देखे होंगे, मिट्टी से भी बनता है, ठीक है। और रंग कैसे प्रयोग किए हैं? तो अब रंग की बात करें तो इसमें ज़्यादातर गेरू और राम रज जैसे, यानी इन्होंने कैसे, गेरू यानी लाल होता है, ठीक है, और राम रज जैसे भूरे रंगों का प्रयोग किया है। भूरे रंगों का प्रयोग किया है, क्योंकि लाल में अगर थोड़ा सा काला मिला देंगे तो राम रज जैसा बन जाएगा, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है, ये जो मैंने दृश्य लिखा है कि एक दृश्य जंगली भैंसे का शिकार करते हुए और मानव आकृति को भैंसे के चारों ओर दिखाया गया है, यह दृश्य कहाँ से या किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये रायगढ़ से प्राप्त हुआ, ठीक है। और टीजीटी ऐसे ही घुस के क्वेश्चन बनाता है। इसके बाद अब हम बढ़ेंगे, दूसरा प्रागैतिहासिक क्षेत्र है हमारा सिंघनपुर, जो कि इसी के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है।
सिंघनपुर को जानते हैं। सिंघनपुर में अब ये किस नदी के किनारे है, कहाँ इसकी खोज हुई, कौन चित्रों को सबसे पहले प्रकाशित किया, ठीक है, किसने किस पर कार्य किया। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि यह मांड नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। या कहाँ है? मांड नदी के पूर्वी तट पर। खोज कब हुई है? तो इसकी खोज हुई थी 1910 में। किसने की थी? तो 1910 में डब्ल्यू एडरसन ने की थी। किसने की थी? डब्ल्यू एडरसन ने की थी। डब्ल्यू एडरसन ने की थी, ठीक। अब डब्ल्यू एडरसन आए हैं, उठाओ। इन्होंने क्या किया? खोज की। फिर इसके बाद कार्य किसने किया? देखिए, इन्होंने तो खोज कर दी, इन्होंने बता दिया कि यह गुफा है और किससे है? प्राग ऐतिहासिक चित्रों से संबंधित है। फिर 1913 में और 1917 में, 1913 और 1917 में दो लोग आए। पहले कौन थे? पहले थे अमरनाथ दत्त और दूसरे आपके थे पर्सी ब्राउन। इन्होंने क्या किया? तो पर्सी ब्राउन और अमरनाथ दत्त ने यहाँ पे कार्य किया। कार्य का मतलब इसकी सफाई, खोदाई और चित्रों के बारे में जानकारी देना, कैसे चित्र बने हैं, कब के हैं। तो एक ने 1913 में अमरनाथ दत्त ने और 1917 में पर्सी ब्राउन ने आके काम किया। फिर यहाँ से कुछ हम लोगों को दृश्य प्राप्त होंगे जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। तो अब हम दृश्य की बात कर लें तो दृश्य कैसे हैं? तो यहाँ से दो दृश्य बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला दृश्य आपका है, एक गुफा है, एक गुफा की दीवार पर ही बना है कि एक गुफा की दीवार पर, या ऐसे लिख लीजिए, एक गुफा में असंयंत, यानी जिनकी संख्या नहीं है और जो संयंत रूप में नहीं है, ठीक है, असंयंत कंगारुओं का अंकन है, ठीक है। इन्होंने बताया कि एक है और उसमें असंयत कंगारुओं का अंकन है। यहाँ एक पहला दृश्य ये था और यहीं पर एक सुरंगनुमा गुफा का अंकन है। यहीं पर एक सुरंगनुमा गुफा का अंकन है। गुफा बनी है या अंकन है, ऐसे लिख सकते हैं, गुफा बनी है, लिख लें, गुफा है, ठीक है। इस गुफा में क्या है? पशुओं का अंकन अत्यधिक हुआ है, यानी पशु बहुत बने हैं, पशुओं का अंकन अधिक है, ठीक है। जिसमें कौन कौन से पशु हैं? तो पशुओं को जान लीजिए, घोड़े, बारहसिंघा, ठीक है। बारहसिंघा के बाद है शाही हिरन, भैंसा जरूर प्राप्त होगा, कुछ प्राप्त हो या ना हो। फिर यहीं पर एक दृश्य और हुआ है, सांड बना हुआ है, सांड सूंड उठाए हाथी का अंकन है, सांड सूंड उठाए हाथी का अंकन है। ऐसे दृश्य जंगली प्राप्त हुए हैं जो यहाँ पे बनाया गया है। हालांकि अगर पूछा जाता है टीजीटी में क्वेश्चन, तो सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि असंयत कंगारुओं का दृश्य कहाँ बना हुआ है। तो ये याद रखिए, आपका किस क्षेत्र में है? सिंघनपुर में। या कभी कभी पूछ लेता हूँ उल्टा लिखकर, सिंघनपुर क्षेत्र से कौन सा दृश्य प्राप्त हुआ है। तो जैसे बर्छी को छेदते हुए भैंसे के चारों तरफ,
फिर एक इसका नाम, फिर एक सूंड उठाए हाथी। 4 ऑप्शन इस तरह से आपको दे दे, उसमें से आपको बताना होगा। और अगर ये लिखा है तो आपको यही बताना है कि असंयत कंगारुओं का अंकन किस गुफा से प्राप्त हुआ है, तो सिंघनपुर से हमें प्राप्त हुआ है। फिर यहाँ एक और आखेट का दृश्य प्राप्त हुआ है जो बहुत सुंदर है, जो वो भी पूछा जाता है। तो इस आखेट के दृश्य को पढ़ते हैं सिंघनपुर को। जो दूसरा यहाँ से दृश्य प्राप्त हुआ पहले के बाद दूसरा जो है, तो इस दूसरे वाले से यहाँ एक गुफा की यहाँ एक गुफा की दीवार पर, यहाँ एक गुफा की दीवार पर जंगली भैंसे का या जंगली सांड को पकड़ते हुए, जंगली सांड को पकड़ते हुए, ये थोड़ा बड़ा विषय है लेकिन पूछा बहुत जाता है, और बर्छी से छेदते हुए दिखाया गया है, और बर्छी से छेदते हुए दिखाया गया है। जाहिर सी बात है वो इसी अपने दैनिक क्रियाओं से ही संबंधित दृश्य बनाएंगे, तो ऐसे ही बनाएंगे। और कुछ शिकारी उसे चारों ओर से घेरे हुए हैं, इसी में है, कुछ शिकारी उसे चारों ओर से घेरे हुए हैं। अब शिकार कर रहे हैं तो उसको चारों ओर से घेर लिया है, और घेरने के बाद क्या होता है, जब घेरते हुए दिखाया गया है तो कुछ पशु की प्रबल, घेरते हुए दिखाया, फिर कुछ पशु की प्रबल खीस जानते हैं क्या है, यानी उसकी सांस, खीस से हवा में उड़ते हुए दिखाया गया है। और कुछ को जमीन में गिरते हुए। अच्छा, अब आप ये एक प्रश्न उठाइए, ये दीवार पर दृश्य बना है, ये मानव की दैनिक क्रिया थी। वो शिकार करता था, शिकार करने के बाद खुशी मनाता था, कुछ उछल रहे हैं, कुछ गिर रहे हैं, कुछ मार रहे हैं, तो उनके पास इतनी बुद्धि थी कि वो अपनी दैनिक क्रियाओं को पत्थरों के माध्यम से, अपने औजारों के माध्यम से दीवार में उकेर देते थे, बना देते थे। यानी हमारी कला कहाँ से जुड़ी है देखा जाए तो प्रागैतिहासिक काल से जुड़ी हुई है, और वहाँ से अब तक चित्र हमें मिलते और साक्ष्य मिलते ही चले आ रहे हैं। यानी मानव में कहीं ना कहीं कला विद्यमान है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा दृश्य था। इसके बाद अब आगे बढ़ेंगे होशंगाबाद। ये भी एक प्रागैतिहासिक स्थल है, और इसमें जो है प्रागैतिहासिक चित्रों में कौन से साक्ष्य मिले, कहाँ है, और इस गुफा की खोज किसने की थी। तो होशंगाबाद की जो है ये है कहाँ पे, तो पहले जान लीजिए, ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादातर कैसे चित्र प्राप्त हुए, तो प्रागैतिहासिक प्राप्त हुए, और पंचमढ़ी से ये 45 किलोमीटर दूरी पर है। पंचमढ़ी से 45 किलोमीटर दूर है। जैसे ही पंचमढ़ी से आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ से 45 किलोमीटर इस गुफा का जाने का मार्ग है, और इसकी खोज जो है 1922 ईस्वी में, इसकी खोज 1922 ईस्वी में मनोरंजन घोष ने की थी। मनोरंजन घोष ने की थी। इन्होंने यहाँ के चित्रों की जानकारी दी, और यहाँ पे कुछ दृश्य भी प्राप्त हुए। अगर इस जगह में पहुँचना है तो एक इटारसी क्षेत्र पड़ता है, इटारसी।
उसको क्रॉस करते हुए आप जाएंगे, इटारसी मार्ग से होते हुए जाएंगे। और नदी कौन सी है, तो ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, नर्मदा नदी के तट पर। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि होशंगाबाद जो है किस नदी के किनारे या किस नदी के तट पर है, तो ये नर्मदा नदी के तट पे है। कभी कभी मार्ग का पूछ लेता है, किस मार्ग से जाया जाता है, तो इटारसी क्षेत्र से होते हुए हम होशंगाबाद पहुंचते हैं। और पंचमढ़ी से अगर इसकी दूरी पूछ ले तो लमसम 45 किलोमीटर की दूरी में यह क्षेत्र बसा हुआ है। और किस पहाड़ी पे है, तो इस पहाड़ी को नाम दिया गया है आदमगढ़ की पहाड़ी, यानी जिन पहाड़ियों में बना हुआ है उस पहाड़ी का नाम क्या है, आदमगढ़ की पहाड़ी पे स्थित है। यहाँ पर 1 दर्जन से ज़्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा, 1 दर्जन से ज़्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं। ज़्यादा कह लीजिए या 12 कह लीजिए, 12 संख्या में कह सकते हैं या ज़्यादा कह सकते हैं। कितनी गुफाएं हैं, समथिंग शिलाश्रय, यानी शिलाश्रय का मतलब है शिला में रहने वाले या आश्रय करने वाले। भाई जाहिर सी बात है, ये प्रागैतिहासिक काल की हैं तो ज़्यादातर मानव कहाँ रहता था, गुफाओं में रहता था। और शिला यानी पत्थरों से बनी हुई, शिला हम किसे कहते हैं, पत्थरों को कहते हैं। तो यहाँ 1 दर्जन से ज़्यादा चित्र मिले या गुफाएं। अब यहाँ चित्र कैसे कैसे बने थे उनकी बात करते हैं। ज़्यादा दृश्य नहीं यहाँ से प्राप्त हुआ है, तो यहाँ जो चित्र प्राप्त हुए हैं, यहाँ जैसे चित्र प्राप्त हुआ है जंगली भैंसे, घोड़े, जंगली भैंसे, घोड़े, आखेट के दृश्य, ठीक है। हाथी पर सवार, और जंगली भैंसे का शिकार करते हुए, जंगली भैंसे का शिकार करते हुए, ये यहाँ से चित्र प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ प्रमुख चित्र की बात करें तो प्रमुख का मतलब होता है परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले चित्र, है ना, जिनको विषय बना के पूछ लिया गया है। तो यहाँ से एक जिराफ समूह प्राप्त हुआ है, पहला जिराफ समूह। जिराफ समूह अक्सर कह के पूछ लेता है और इसी में 4 धनुर्धरियों का अंकन है, 4 धनुर्धरी का अंकन है। कितने, तो 4 संख्या ऐसे करके लिख लो, 4 धनुर्धरियों का अंकन किया गया है, या धनुर्धारी भी लिख सकते हैं, धनुर्धारी लिख लीजिए, धनुर को धारण करने वाले धनुर्धारियों का अंकन हुआ है। तो ये क्वेश्चन कई बार TGT में पूछा गया है कि जिराफ के समूह का दृश्य किस गुफा से प्राप्त किया गया है। ये बहुत इसका पेंटेड है कि ज़्यादातर पूछ लेता है, तो ये याद रखिएगा कहाँ से प्राप्त हुआ है, होशंगाबाद से। इसका दूसरा एक दृश्य प्राप्त हुआ है, एक विशाल हाथी का दृश्य, और ये हाथी के दृश्य की विशेषता क्या है, ये 4 फीट का है। कितने फीट का है, 4 फीट का है। और किस रंग से अंकित किया गया है, तो इसकी रंग की विशेषता ये है कि ये पीला रंग से बनाया गया है, पीले रंग में बना है। इसलिए इस क्वेश्चन को अक्सर पूछ लेते हैं, किस गुफा में पीले रंग से हाथी का चित्रण हुआ है, या हाथी का जो चित्रण पीले रंग से बना हुआ है वो किस गुफा में है, तो वो हमारी होशंगाबाद में। तीसरा यहाँ से एक और दृश्य प्राप्त हुआ है जो ज़्यादा पूछा जाता है, एक विशाल भैंसे का दृश्य। नाप भी पूछ लेता है, ये मत सोचिएगा कि TGT कभी नाप नहीं पूछता। और ये कितना बड़ा बना है, तो ये 10 गुणे 6 फीट का है, 10 गुणे 6 फीट का है, इसकी माप है।
ठीक है। अब यहाँ पे छलांग लगाते एक बारहसिंगा का भी दृश्य प्राप्त है। छलांग लगाते बारहसिंगा का दृश्य। अच्छा, इस दृश्य को जो अंकित किया है, इस दृश्य को अंकित करने में गहरी, जो कि गहरी पृष्ठभूमि पर पीले रंग से उकेरा गया है। इस दृश्य को गहरी पृष्ठभूमि पर पीले रंग से उकेरा गया है। और उकेरने के साथ साथ लाल रंग से इसमें जो है रेखाएं खींची गई हैं। लाल रंग से रेखाएं बनाई गई हैं, रेखाएं खींची गई। ठीक है, तो ये था आपका होशंगाबाद। यहाँ से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जिराफ समूह का दृश्य या चार धनुर्धारियों का अंकन किस गुफा में है, तो वो हमारी होशंगाबाद की गुफा में है। दूसरा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला इनका एक और दृश्य है, एक विशालकाय हाथी का दृश्य है, और यह किस रंग से बना है, तो यह पीले रंग से बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जो पद्धति चित्रों की यूज़ की गई है, तो किस पद्धति में बनाया गया है, तो पद्धति को याद रखिएगा, क्षेपांकन पद्धति से अंकन किया गया है। क्षेपांकन पद्धति से अंकन हुआ है। क्षेपांकन का मतलब होता है छाया और प्रकाश का समूह, यानी समाहित करके चित्र को बनाना। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ेंगे। दूसरा हमारा जो क्षेत्र है वो है आपका आदमगढ़। तो अब आदमगढ़ को पढ़ते हैं। ये भी आपका क्या है, प्राग ऐतिहासिक गुफा चित्र है। ये प्राग ऐतिहासिक काल के, यहाँ से भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं चित्रों के। और जो जो हम मार्क करते जाते हैं, आपको बताते जाते हैं कि ये ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आप जान लीजिए कि डीपली पढ़ाने का कारण बस यही है कि कोई भी पार्ट छूटे ना। अब आ जाइए आदमगढ़। आदमगढ़, आदमगढ़ कहाँ है, तो ये भी आपका मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो है एक ज़्यादा नहीं है इसके बारे में, यहाँ से बस दृश्य ही प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ एक गुफा में एक हाथी पर चित्र क्या प्राप्त हुआ है, चित्र। यहाँ पर एक गुफा में एक हाथी पर चढ़े आखेट, एक हाथी पर चढ़े आखेट आखेट का मतलब शिकार। अब इसको कर दो आखेट, आखेट को। क्यों, बहुत सारे शिकार करने के लिए है ना, तो जंगली भैंसे का आखेट करते चित्रित किया गया। तो ऐसे कर लीजिए, को कर लीजिए या तो कर लीजिए। आखेट को ऐसे करो, आखेट को जंगली भैंसे का शिकार करते दृश्य दिखाया गया, दृश्य बना। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। और छलांग लगाते बारहसिंगा का दृश्य प्राप्त हुआ। पहला ये हो गया, और दूसरा आपका प्राप्त हुआ है छलांग लगाते बारहसिंगा का दृश्य। ठीक है, और कैसी बनी है, तो गहरी पृष्ठभूमि में बनावट कैसी है, गहरी पृष्ठभूमि पर पीले रंग से उकेरा गया।
गहरी का मतलब समझते हैं ना? गहरी का मतलब है जब वो उकेरते हैं तो गहराई ज़्यादा दे देते हैं तो चित्र बहुत उभर के दिखने लगता है। उस दिन समझाया है रो रिलीफ और हाई रिलीफ, 2 रिलीफ आपको हमने बताए थे, वही पद्धति का यहाँ भी प्रयोग किया गया है। इसके बाद पढ़ेंगे अब हम भीमबेटका, जो कि सबसे ज़्यादा प्राग ऐतिहासिक क्षेत्र में पूछी जाती है। ये प्राग ऐतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश के जिले में, रायसेन जिले में होशंगाबाद और भोपाल के बीच में स्थित है। तो अब आ जाइए, तो आगे हम पढ़ते हैं भीमबेटका। इससे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। भीमबेटका की गुफा भी प्राग ऐतिहासिक काल की गुफा मानी गई है, या ऐतिहासिक भी लोग लिख देते हैं, और यहाँ से भी प्राग ऐतिहासिक चित्रों के साक्ष्य मिले। और बड़ी गुफा है, कम से कम 600 गुफाएं इसमें पाई गई हैं, पर चित्रित 275 ही। तो आज देखते हैं आप, तो यह एक क्या है, प्राग ऐतिहासिक गुफा है। प्राग ऐतिहासिक गुफा है। ये है कहाँ? तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन है ना, रायसेन जिले में है। और ये होशंगाबाद और भोपाल के बीच में स्थित है। बीच में है, ठीक। अच्छा, यहाँ जाने का मार्ग अगर जाने तो जाने के मार्ग में कभी कभी पूछ लेता है, मार्ग का रास्ता भी पूछ लेता है टीजीटी में, किस स्टेशन से होके जाना है, कहाँ से ट्रेन ले रहे हैं और कहाँ तक की चलती है। तो कभी कभी डीपली भी पूछ लेता है। तो उवेदुल्लागंज रेलवे स्टेशन, उवेदुल्लागंज रेलवे स्टेशन मार्ग से दक्षिण में स्थित है। एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि भीमबेटका की गुफा किस स्टेशन से जाने पर मिलेगी, तो वो उवेदुल्ला स्टेशन से जाने पर मार्ग मिलेगा। हम आसानी से भीमबेटका की गुफा में पहुंच सकते हैं। और अगर पूछा जाए तो ये किन पहाड़ियों पे है, तो भीमबेटका की गुफा भीमबेटका पहाड़ी पे है। भीमबेटका पहाड़ी पर, पहाड़ी पूछता है ना अक्सर, तो ये भी याद रखिएगा कि पहाड़ी भी आपको नहीं छोड़नी है, इसे भी पढ़ना है। अब आते हैं कि खोज किसने की थी, तो खोज के बारे में जानते हैं। इनको प्रकाश में कौन लाया, खोज के इनके बारे में जानकारी किसने दी, तो 1958 ईस्वी में इनकी खोज हुई। और 1958 ईस्वी में उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर वी.एस. वाकड़कर ने की थी। समझ में आया कि भीमबेटका कैसी गुफाएं हैं, तो भीमबेटका हमारी प्राग ऐतिहासिक काल की गुफा है। ये है कहाँ पे, तो ये जिला मध्य प्रदेश में है, यानी राज्य मध्य प्रदेश में है। जिला कौन सा लगता है, रायसेन जिले में है। होशंगाबाद और भोपाल के बीच में ये पड़ती है। और जाने का मार्ग किससे है, तो उवेदुल्ला स्टेशन से हम लोग
दक्षिण की ओर जाएंगे, यानी ये गुफा हमारी दक्षिण के एरिया में या दक्षिण साउथ में ही स्थित है। मार्ग फिर भीमबेटका किस पहाड़ी पे है, तो भीमबेटका पहाड़ी पे है। और खोज किसने की थी, तो 1958 में उज्जैन विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे उन्होंने ही इसकी खोज की, और वो कौन थे, डॉक्टर वी.एस. वाकड़कर थे। इसके बाद वी.एस. वाकड़कर को इसी कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया। इसको हम मिटा रहे हैं। वी.एस. वाकड़कर को सन 1975 ईस्वी में क्या दिया गया, कोई बताएगा? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब आपसे पूछ सकता है, सम्मानित किया है, एक ही बार आएगा ना, सम्मानित किया, इनको जो ये मिला है पद्मश्री, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कभी कभी ना खोज करके यही पूछ ले कि डॉक्टर वी.एस. वाकड़कर को किस सन में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो 1975 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। दूसरा एक क्वेश्चन आपसे ये बना सकता है, इन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त था, पद्मश्री, पद्म विभूषण, 3 होते हैं ना, पद्म विभूषण, इनमें से कौन सा प्राप्त हुआ, तो ये भी याद रखना है कि इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं गुफाएं। गुफाएं क्या हैं, कितनी हैं लगभग, तो यहां से 600 गुफाएं प्राप्त हुई। 600 गुफाएं प्राप्त हुई, पर कुल 275 में ही चित्र हैं, यानी सब थोड़ी ना चित्रित कर पाए होंगे, 600 गुफाएं बहुत होती हैं, 275 ही चित्रित कर दी है, बहुत है। तो चित्रों की अगर संख्या पूछे, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कुल कितनी गुफाएं हैं, तो 600 गुफाएं हैं, और चित्र कितने में प्राप्त हुए हैं, तो 275 में चित्र प्राप्त हुए हैं, जिनसे हम जान पाए हैं कि ये प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं हैं। और इन्हीं गुफाओं को एक नाम दे दिया गया, इन्हीं गुफाओं को एक नाम से हम जानने लगे। अक्सर पूछ लेता है भीमबेटका की गुफाओं को और किस नाम से जानते हैं, तो जू रॉक शेल्टर भी कहते हैं इनको। ठीक, इस नाम से भी हम इन गुफाओं को जानते हैं, या इनको एक नाम दे दिया गया, ये भी आप मान सकते हैं। ठीक है, अब इन गुफाओं का समय क्या लगभग माना, तो चित्रों के आधार पर समय इनका निर्धारित किया कि ये 30,000 ईस्वी से ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक की रही होंगी। 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व समय माना गया इनका, क्योंकि अक्सर पूछ लेता है हर गुफा के बारे में, ये कब बनी, किस शताब्दी की हैं, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा कि ये 30,000 से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक की हैं। अब बात करते हैं, यहाँ के चित्रों को 2 स्तर में बांटा गया। अब चित्र की बात करेंगे, चित्र, तो यहाँ के चित्रों को 2 स्तरों में बांट दिया गया। और जब बांटा गया तो इसका समय निर्धारित किया गया। बांटने पर समय क्या निर्धारित किया कि इनके चित्रों का समय जो रहा होगा वो 8,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 ईसा पूर्व, नहीं उल्टा चलता है ना, 15,000 ईसा पूर्व तक रहा। 15,000 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, तो ये चित्रों का समय है और ये गुफा का समय है। ठीक है, दोनों चीजों को अलग रखिएगा। अगर आपसे पूछता है चित्रों का समय लगभग कितना माना गया, तो लगभग 8,000 से 15,000 ईसा पूर्व तक माना गया, और गुफाओं का समय 30,000 से 10,000 ईसा पूर्व का माना गया।
अब इनके चित्रों को पहले स्तर में क्या बना है और दूसरे स्तर में क्या बना है ये पढ़ेंगे। तो भीमबेटका की गुफा के चित्रों के स्तर को बांटने के बाद अब विषयों की चर्चा करेंगे। विषयों में क्या है, तो पहले स्तर में क्या चित्र बना है, तो पहली हेडिंग बनाइए पहला स्तर। विषय क्या लिया है केवल अभी ये बताएंगे। तो विषय में इन्होंने लिया है शिकार का, नृत्य का, हिरण का, शिकार, नृत्य, हिरण, बारहसिंगा, सुअर, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसा, घोड़े, हाथी एवं घोड़े, हाथी एवं घुड़सवार आदि। ठीक है, अस्त्रधारी भी थे, अस्त्रधारी, क्योंकि मारने वाले, शिकार करने वाले भी तो होंगे। तो ये पहला स्तर था। पहले स्तर में इन्होंने ज़्यादातर अपना शिकार, नृत्य, हिरण, बारहसिंगा, सुअर यानी जानवरों को ही समाहित किया, उन्हीं का इन्होंने चित्रण किया है। ठीक है, इसके बाद दूसरा स्तर तो जो था, दूसरे स्तर में इन्होंने मानव आकृतियों को लिया। तो यहाँ पर मानवों को जानवर के अंतरंग में दिखाया, मानवों को जानवरों के अंतरंग में दिखाया। अंतरंग का मतलब यानी मिला जुला दिखाया, उनके साथ रहना। ठीक है, और अब बात करते हैं इसके चित्र ज़्यादातर बने कहाँ हैं। ज़्यादातर इन गुफाओं के चित्र छत और दीवारों पर बने हैं। अक्सर पूछता है कि भीमबेटका की गुफाओं में चित्र कहाँ बने हैं, तो छत और दीवारों में बनाया गया है। ठीक है, भीमबेटका में ज़्यादातर किस रंग का प्रयोग किया गया है, तो रंग में लाल गेरू रंग से बनाया गया है, यानी लाल रंग के लिए गेरू का प्रयोग करके चित्रण कार्य किया गया। और यहाँ पर ज़्यादातर सांप्रदायिक सभा के चित्र प्राप्त हुए हैं। ज़्यादातर सांप्रदायिक क्यों कहा गया, सभा का क्यों कहा गया, क्योंकि सांप्रदायिक सभा के चित्र प्राप्त हुए। सांप्रदायिक इसलिए किया कहा गया क्योंकि ज़्यादातर ये लोग जब अपने समूह में रहेंगे, संप्रदाय में रहेंगे, तो जाहिर सी बात है उसी तरह के ये लोग दृश्य अंकित करेंगे। नृत्य, वादन, ये सब क्या है, उनका एक समूह है जहाँ बैठ के करते हैं। और सांप्रदायिक सभाएं, सभा का मतलब ज़्यादातर बैठ के सब चीज़ें बात करना और बनाना। ठीक है, ये आपका था भीमबेटका। और रंग का आपसे पूछे तो लाल गेरू से बनाए गए रंग का प्रयोग किया गया। चित्र ज़्यादातर कहाँ बने हुए हैं, छत और दीवार में हैं। विषय ज़्यादातर इनके भी यही रहे, शिकार, नृत्य, हिरण, और जानवर में भी यही सब अक्सर पूछ लेता है, सुअर। 4-6 लिख देगा, एक हो सकता है ऑप्शन में कुछ अंतर हो, तो आपको चारों में छांटना रहेगा कि कौन सा जानवर इस गुफा में नहीं बना है। ठीक है, ऐसा पूछता है क्वेश्चन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं एक और प्राग ऐतिहासिक क्षेत्र में। अभी 2-3 हैं आपके, उसके बाद ये खत्म होगी। अभी तो उत्तर प्रदेश बाकी है और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश। अब पढ़ते हैं धर्मपुरी। धर्मपुरी ये भी एक क्या है, प्राग ऐतिहासिक क्षेत्र है। ये है कहाँ, तो ये भोपाल के अंतर्गत आता है। ये भोपाल के अंतर्गत आता है, यानी भोपाल क्षेत्र में है। तो जाहिर सी बात है ये भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है,
अब इसमें कुछ नहीं, केवल एक दृश्य प्राप्त हुआ है। यहाँ से गेरुए रंग से अंकित हिरण के आखेट का एक रहस्यमय दृश्य प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर एक गेरू के रंग से या गेरुए रंग से, गेरुए रंग से अंकित, गेरुए नहीं गेरुए कर लीजिए, रंग से अंकित एक हिरण का रहस्यमय दृश्य पाया गया। पूछ सकता है धर्मपुरी से कौन सा दृश्य प्राप्त हुआ है, तो केवल यही एक दृश्य प्राप्त है। यहाँ पर एक गेरुए रंग से अंकित एक हिरण का दृश्य प्राप्त हुआ है। इसके बाद आता है नेक्स्ट चक्रधरपुर। चक्रधरपुर ये भी क्या है, प्राग ऐतिहासिक स्थल है। और ये है कहाँ, तो ये बिहार में है। ये कहाँ है, बिहार राज्य में है। और यहाँ से सिर्फ एक दृश्य प्राप्त हुआ है। यहाँ से एक लेटी व शिकार करती मानव आकृति पाई गई है। लेटी व शिकार करती मानव आकृति पाई गई है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेटी व शिकार करती मानव आकृति किस स्थल से प्राप्त हुई है, जो चक्रधरपुर से प्राप्त हुई है। चक्रधरपुर है कहाँ, तो ये बिहार राज्य में है। और इसका समय क्या बताया है, किसने बताया है, तो असित कुमार हरदार ने इसका समय, असित कुमार हलदर ने इनका समय 30,000 बताया, 30,000 ईसा पूर्व। असित कुमार हलदर को कोई जानता है, कौन है? ये इंडियन आर्टिस्ट हैं और इन्होंने इस गुफा का समय निर्धारित किया कि समथिंग या लगभग 3,000 ईसा पूर्व माना गया है। इसके बाद एक नेक्स्ट है बिल्ला सरगम। नाम अजीब अजीब होंगे ना, नाम भी अजीब अजीब है, काम भी अजीब अजीब, लेकिन एक लाइन है, पढ़ना तो है ही। इसके बाद है बिल्ला सरगम। बिल्ला सरगम बड़ा अच्छा नाम है। ये है कहाँ, तो यह तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। वर्तमान में क्या है, इस समय किसके अंतर्गत है, वर्तमान में आंध्र प्रदेश। ठीक है। यहाँ हड्डियों से बने औजार प्राप्त हुए हैं। यहाँ क्या प्राप्त हुआ है, हड्डियों से बने औजार। ठीक, यहाँ की प्रमुख है। और ज्यादातर चित्रों का अंकन कैसे हुआ है, जादू से या जादू के प्रचलन के दृश्य बने हैं या पाए गए। मतलब जादू टुटका जैसे नहीं, ऐसे ऐसे बनाऊं, ऐसे करके कुछ बनाऊं, ऐसे है ना, ऐसे दृश्य बनाए गए हों। तो ये सब जादू वादू से संबंधित हैं। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो लोगों को लगता था और इन्हीं में अंकन कर देना, सूर्य चंद्रमा दुनिया भर की चीजें बना देना। तो ये जादू भरे चित्र प्रचलन रहा करते थे। ठीक है। बिल्ला सरगम के बाद बढ़ेंगे बेल्लारी। ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है। बेल्लारी ये भी क्या है, प्राग ऐतिहासिक क्षेत्र है। और ये है कहाँ, तो ये है कर्नाटक में है। ठीक है। जगह क्या है, कर्नाटक में है। और इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज हुई है सन 1882 ईस्वी में एफ फॉसेट ने की थी।
1882 ईस्वी में एस फॉसेट ने की थी। एफ फॉसेट ने की थी। ये कौन है? पुरातात्विक है। ठीक है, ये अक्सर पूछता है बेल्लारी है कहाँ और बेल्लारी की खोज किसने की। तो बेल्लारी 1882 ईस्वी में एफ फॉसेट ने इसकी खोज की थी। और यहाँ पाषाणकालीन, किस पाषाणकालीन? उत्तर पाषाणकालीन चित्रों के बारे में जानकारी दी। हालांकि बाद में नवपाषाण काल का भी वर्णन हुआ है। नवपाषाण कालीन भी चित्र मिले हैं, यानी मिलता जुलता रहा ना। संगम कहा गया है, मध्य और नवपाषाण को आपस में एक संगम युग भी कहा गया है। तो यहाँ पे मध्य पाषाण कालिक चित्र तो मिले, उत्तर पाषाण कालिक चित्र मिले ही मिले हैं, उसके साथ साथ नवपाषाण कालिक भी चित्र मिले हैं और वही आपका चित्रों से संबंधित था। इसके आगे बढ़ते हैं। जादू और विश्वास के दृश्य यहाँ भी प्राप्त हुए, यानी जो विषय था, विषय इनका क्या था? जादू और विश्वास। जादू और विश्वास क्यों लिखा गया? से बने दृश्य प्राप्त हुए। जादू विश्वास इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग जादू टोना टुटका में ज्यादा विश्वास करते थे, तो उससे संबंधित ही चित्रों को बनाया करते थे। यहाँ 6 कोणों वाला प्रमुख दृश्य क्या है? तो प्रमुख दृश्य यहाँ का है 6 कोणों वाला सितारा यहाँ से प्राप्त हुआ है। सितारा का दृश्य मिला है। बहुत ध्यान से प्राग ऐतिहासिक काल पढ़िए, इससे आपका जो है एक क्वेश्चन मिलेगा। और इस गुफा की तुलना स्पेन की गुफा से की गई है, यानी ये जो गुफा प्राप्त हुई है स्पेन में जो कोगुल गुफा है उससे इसकी चित्रों की तुलना की गई है। तो अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि बेल्लारी की गुफा किसके समान है या किससे तुलना की गई है, तो लिख लीजिए इसकी तुलना स्पेन की कोगुल गुफा चित्रों से की गई। यहां तक समझ में आया? ये थे आपके प्राग ऐतिहासिक काल की कुछ गुफाएं जो आपके दक्षिण में भी हैं और कर्नाटक भी पहुंच गए, तमिलनाडु भी घूमाए। अब एक गुफा और है, केरल में ही स्थित है, जिसे हम कहते हैं वायनाड एडगल गुफा। इसको हम मिटा रहे हैं। वायनाड एडगल की गुफा, वायनाड एडगल की गुफा। ये कहाँ है? ये केरल में। ठीक है, ये गुफा कहाँ है? ये केरल में है। वायनाड कर लीजिए, वायनाड लिख दिया, वायनाड। ठीक है, केरल में है। और इस गुफा की खोज 1901 में इस गुफा की खोज 1901 में एफ फॉसेट ने ही की थी। एफ फॉसेट ने की। हालांकि इससे एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है, इस गुफा की खोज किसने की? एफ फॉसेट ने की। और यहाँ भी चित्र जो है जादू के समान मिले। तो जो चित्र मिले थे जादू विषय में ही मिले, जादू के समान दृश्य मिले। और एक चित्र भी प्राप्त हुआ जिसमें यहाँ पर मनुष्य को सिर पे टोपी पहने दिखाया गया है। मनुष्य को
सिर में टोपी पहने दिखाया गया है। ठीक है, अब आज यहाँ हम लोग बाहर की जितनी भी गुफाएं थी उनको पूरा किए हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में उत्तर प्रदेश पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।